शराब घोटाले में जनता बात करती है, अब बात करते हैं कि एक पे फ्री शराब बांटी गई। उनका कहना ये है कि गली गली ठेके खोल दिए गए। आपको क्या लगता है कि पहला चुनाव आप केजरीवाल की लहर में जीते थे कि आपके कार्यकर्ताओं ने वास्तविक रूप में ज़मीन पर काम किया? पुराने नेताओं को टिकट कटे हैं, बहुत सारे नेता छोड़ के चले गए पार्टी, और बीजेपी कांग्रेस का जो व्यक्ति आ रहा है उसको आम आदमी पार्टी लगभग टिकट दे रही है। अच्छा, विपक्ष कहता है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं आप लोग, अरविंद केजरीवाल की 6 रेवड़ियाँ। इतने आपकी पार्टी से जानने के क्या कारण बनते हैं सर? पुराने नेता चले गए, अब गहलोत जी भी अभी चले गए, और भी नेता सुनने में आ रहा है कि आते आते निकल जाएंगे पार्टी से। गहलोत जी नहीं जाते तो ये जाना पड़ता हूँ। जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डॉक्टरों की भर्ती हुई, स्टाफ की भर्ती हुई, उन कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट इसलिए रोक दी एलजी महोदय ने आदेश करके कि यहाँ फर्जीवाड़ा है। पहले आप लोगों का ये बहाना रहता था, आप लोग बार बार कह देते कि पराली जलती है तो हमारी सरकार नहीं है पंजाब में। अब तो पंजाब भी आपका है सर, फिर क्यों इतनी समस्या आ रही है? नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप देख रहे हैं द लोक धर्म। द लोक धर्म की द इंटरव्यू सीरीज़ में आज हम बैठे हैं तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद दक्षिणी दिल्ली में एक इलाका है जहां से पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान विधायक हैं। दक्षिणी दिल्ली का तुगलकाबाद इलाका, और यह इलाका हमेशा गुर्जर प्रभुत्व वाला इलाका रहा है, जहां पर गुर्जर नेताओं का दबदबा आज से ही नहीं बहुत पहले से रहा है। आप पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की बात कर लीजिए या वर्तमान सांसद रामवीर बिधूड़ी की बात कर लीजिए, इसी कड़ी में सहीराम पहलवान एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से ही पहलवानी के दांव पेच सीखे। इसके बाद इस व्यक्ति ने CISF में नौकरी करी, वापस आने के बाद दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करी और समाज सेवा शुरू कर दी। 97 में पहली बार सहीराम जी पार्षद चुन के आए। ये 2008 में बसपा की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद केजरीवाल की जब लहर आई 2015 में, इन्होंने पहली बार अपना विधायकी का चुनाव जीता। दिल्ली के चुनाव आ चुके हैं, सर्द मौसम है, हमें जानना है कि इस बार दिल्ली की रेवड़ियाँ कौन खाएगा। इसी कड़ी में नमस्कार सहीराम जी। नमस्कार जी। कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सफ़र बता दीजिए अपना 1 मिनट में, कैसा रहा अभी तक? तो मैं तो कहूँगा मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरा सफ़र 97 से अब तक का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बढ़िया रहा। अच्छा, मैं बात करूँगा थोड़ा वर्तमान चुनावों की, उससे पहले पीछे भी जाऊँगा। 2013 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, केजरीवाल जी जुड़े अन्ना जी के साथ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आए हैं, और विपक्षी ये आरोप लगाते हैं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आए थे उन्हीं को भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल के अंदर भेजा गया। इस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, मैं भी आज न्यूज़ देख रहा था, बीजेपी वालों की डिबेट देख रहा था। जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, जल बोर्ड पे भी लगाया है, शराब घोटाले पे भी लगाया है, जमुना की सफाई पे भी लगाया है, अब तक उन्हें मिला क्या है? मेरी समझ में एक बात नहीं आई, कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं करते वो? आज तक कोई पेश नहीं कर पाया, तो भ्रष्टाचार का पैसा गया कहाँ? फिर पूछो उनसे। शराब घोटाले में जनता बात करती है, अब बात करते हैं कि एक पे फ्री शराब बांटी गई। नहीं, ऐसा तो नहीं है। उनका कहना ये है कि गली गली ठेके खोल दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बात है ये। मेरे यहाँ कहाँ खोला है, मुझे बता दो आप। और ये तो सरकार की नीति है, जहाँ लोग अप्लाई करेंगे, जरूरत बंद अप्लाई करेंगे तो वहाँ देना पड़ेगा आपको। पहले नहीं थे क्या? पहले भी तो थे, बीजेपी के शासनकाल में भी तो थे, इन्होंने बंद करा दिए थे क्या? अच्छा, तो अगला सवाल मेरा ये होगा कि आपने आम आदमी पार्टी से पहले बसपा के साथ भी काम किया काफ़ी समय तक, आप वहाँ से चुनाव भी लड़े, और उसके बाद जब 2015 का चुनाव आता है आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको क्या लगता है कि पहला चुनाव आप केजरीवाल की लहर में जीते थे कि आपके कार्यकर्ताओं ने वास्तविक रूप में ज़मीन पर काम किया? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ें हैं। केजरीवाल जी की लहर तो आज भी है, और एक संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी पार्टी है, कोई भी नेता है, बगैर संगठन के नहीं जीत सकता। जहाँ संगठन मजबूत होगा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, संगठन की मजबूती की आप बात करते हैं, इस बार संगठन में काफ़ी टूट पड़ी है सर। पुराने नेताओं को टिकट कटे हैं, बहुत सारे नेता छोड़ के चले गए पार्टी, और बीजेपी कांग्रेस का जो व्यक्ति आ रहा है उसको आम आदमी पार्टी लगभग टिकट दे रही है। देखिए, इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा, अगर टिकट कटे हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा। मैं भी तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा तो नहीं कटा। नहीं, एक पैमाना होता है, अगर 70 में से 10 या 5 लोगों के टिकट कटते हैं तो वो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ मेन बात मानी जाती है, और भाजपा इसी बात पे घिर रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरा अपना मानना है कि कोई ना कोई कारण होता है, ऐसे नहीं टिकट काटे जाते। नेशनल पार्टी है, और आपके ध्यान होगा तो निगम के चुनाव से पहले चुनाव में निगम में भारतीय जनता ने पूरे जितने भी कौंसिल थे सब टिकट काट दिए थे, फिर सत्ता में आ गई थी। जी, तो अगली बात मैं थोड़ा इस पे आऊँगा, टिकट काटने की जो बातें चल रही हैं,
और भाजपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा? ये तो भाजपा वाले जवाब दे सकते हैं। अच्छा आगे समस्याएं कुछ रहती हैं। ऑटो वालों की एक बहुत पुरानी समस्या है सर दिल्ली के अंदर। उनका ये कहना है कि ऑटो के स्टैंड प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए गए हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि रैपिडो चलती हैं, जो बाइक टैक्सीज चल रही हैं, उनकी जो नंबर प्लेट्स है वो कमर्शियल नहीं है, प्राइवेट है। तो उनको धंधा करने का या बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है और सस्ते रेटों में वो ले जाते हैं, तो उनकी सवारियाँ भी काफ़ी कटती हैं, हड़तालें भी काफ़ी हुई। ऑटो वाले पार्टी और सरकार के खिलाफ हमें एकजुट खड़े हुए नजर आए पिछले सालों में। तो ऑटो वालों को अट्रैक्ट करने के लिए इस बार क्या करेंगे आप? नहीं, उसके बारे में ऑटो वालों की जो यूनियन है, एक एक ऑटो की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दिल्ली में जो जितनी भी ऑटो वालों की यूनियन है उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग हो रही है। अभी पीछे 2 मीटिंग उनकी हो चुकी है, या शायद आज या कल में होनी है। तो उनके लिए कोई ना कोई समाधान निकालेंगे जरूर। अच्छा, पर कहीं देर ना हो जाए, इलेक्शन फरवरी में ही है। नहीं नहीं, उससे पहले हाल निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, विपक्ष कहता है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं आप लोग। मैं एक जगह, हमारी टीम घूम रही थी, तो उन्होंने मुझे कुछ पैकेट्स दिखाए अरविंद केजरीवाल की 6 रेवड़ियाँ। तो इस तरीके से उनके लगातार आरोप रहते हैं। देखिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आई बीजेपी वालों की, अगर वो करें तो रासलीला, हम करें तो गुंडागर्दी। अच्छा, शिवराज की बात कर रहे हैं आप? किसी की भी ले लो आप, शिवराज की भी छोड़ो, महाराष्ट्र की ले लो ना, अभी की हाँ, उन्होंने वहाँ क्या किया था, हाँ, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटी। हाँ, तो उनका ठीक है वो। हाँ। अगर आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं तो गलत है। अच्छा, इस बात पे वो कह देते कि जो लड़की बहन योजना थी वो हम काफ़ी समय से चला रहे थे। केजरीवाल ने 21 और 1000 अभी देने की बात करी है चुनाव से ठीक पहले। नहीं, वो चला रहे थे, और अगर दिल्ली सरकार अभियान चालू कर रही है, लागू कर रही है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, तो गलत हो गया। उनको अधिकार है, हमें अधिकार नहीं है करने का। ये तो दोगली बात है ना जी। आगे बढ़ता हूँ, महिलाओं की समस्या पे आता हूँ सर। आपकी पार्टी लगातार क्राइम के मुद्दे पे घेरती है भाजपा को, और क्राइम की समस्या आज की नहीं, काफ़ी पुरानी है, खासकर दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में। अगर हम आपके बगल वाली सीट पे जाएं, देवली हो गई, दक्षिणपुरी है, मदनगीर है, यहाँ पर नशे की समस्या, क्राइम की समस्या बहुत बड़ी रहती है। अभी गोविंदपुरी के इलाके में एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। तो आप कहते हैं एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं, पूर्ण राज्य की मांग आप लोग बार बार करते हैं। तो इन चीज़ों का समाधान कैसे करेंगे सर? अगर आपकी सरकार बन गई दिल्ली में फिर से, और भाजपा तो केंद्र में है ही, तो फिर क्राइम की समस्या का हल कैसे निकलेगा? उन पर ही बार बार आरोप डाल दिया जाएगा। नहीं, देखिए, आपके ध्यान हो तो 2015 में जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो कुल मात्र 45 से 50 दिन के लिए एसी भी हमारे पास थी। क्या हाल था उस समय, कितना क्राइम खत्म हो गया था 45 दिन में। लेकिन जैसे एसी भी छीनी, देखिए मैं कहूँगा विडम्बना ये है, कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है, तो किसकी जिम्मेवारी बनती है? अब ये शोर मचा रहे, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। कहाँ से आए भाई? बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? दिल्ली सरकार की है। आज ये दिल्ली पुलिस हमारे हैंड ओवर कर दे, देखो क्राइम कैसे खत्म नहीं होगा, नशा कैसे नहीं खत्म होगा। कौन कह रहा है नशा खत्म नहीं हो सकता? लेकिन करेगा कौन? अगर हम खुद पर्सनल जाके करें तो हम हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर हमें अंदर कर देते हैं, तो करेगा कौन फिर? ये तो इनकी जिम्मेवारी बनती है, या ये हमें छूट दे दें कि भाई तुम्हारी छूट है, तुम करो बंद, देखो कैसे नहीं होगा, हम खुद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आज हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो हमें उठा के बंद कर देते, तो फिर कौन इलाज करेगा उसका? अच्छा, पिछले ही दिनों मैंने आप ही के पार्टी के कैंडिडेट का इंटरव्यू किया, प्रेम चौहान का, जो कि देवली विधानसभा से कैंडिडेट है आपके। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि कांग्रेस में आप लोग इंडिया अलायंस, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा में कांग्रेस गठबंधन करके इंडिया अलायंस में आप लोग चले जाते हैं, दिल्ली में आप लोग अलग हो जाते हैं और खूब बुराइयां करते हैं एक दूसरे की, ये कैसी कॉमराडरी? उन्होंने कहा था कि मेरे किसी पार्टी के बड़े नेता से पूछना, तो आपको मैं उतना बड़ा नेता मानता हूँ जो सवाल आपसे पूछ सकूँ। नहीं, ये देखिए, ये जो हमारी पीएसी कमेटी है जिसमें हमारे सभी कमेटी के मेंबर होते हैं, ये डिसाइड वो करते हैं, उनका फैसला होता है। ये किसी एक आदमी का नहीं है। तो जो पीएसी कमेटी का फैसला होगा मान्य होगा। अच्छा, एक मेरा अगला सवाल आपके पिछले चुनावों पे जाएगा। 2008 में आप बसपा की टिकट पर चुनाव लड़े, रमेश पिथौड़े के खिलाफ लगभग 12,000 वोट से हारे। नहीं, रिकॉर्ड गलत है आपका। आप बताइए। 3,500 से। अच्छा, ठीक है, हम चेक कर लेंगे उसको। फिर जब आप जीते 2015 में, तो वोट परसेंटेज लगातार जीत के काफ़ी बढ़ गई। इस चीज़ को कैसे अचीव किया आपने? नहीं, 2015 के बाद जो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस सरकार ने 10 साल में जो
योजनाबद्ध तरीके से काम किया, उसी का परिणाम आज चौथी बार फिर सरकार बनने जा रही है। बनने जा रही है, 100% बनेगी, बनने जा रही है 100%। 100%। नेताओं के इतने आपकी पार्टी से जानने के क्या कारण बनते हैं सर? पुराने नेता चले गए, अब गहलोत जी भी अभी चले गए, और भी नेता सुनने में आ रहा है कि आते आते निकल जाएंगे पार्टी से। नहीं, गहलोत जी नहीं जाते तो फिर जेल जाना पड़ता उन्हें। वॉशिंग मशीन कहना चाह रहे हैं आप? ऐसी बगल वाली पार्टी के आपके एक नेता है प्रकाश जारवाल, उन पे भी केस चल रहा है, सुना है कि भाजपा में जाके केस धुलवाने वाले हैं। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? टिकट उनकट गई इस बार? नहीं, उनके बारे में तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि भाजपा के पास एक बहुत बढ़िया मशीन है, शायद विदेश से मंगाई होगी। ना वो तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी, आप ही के साथ बैठते हैं वो लोग। विदेश से मंगाई सदन में। होगी। हाँ, जब वो किसी और पार्टी में है हाँ, तो करप्ट है, भ्रष्टाचार है। हाँ। यही भाजपा वाले देखो यही भाजपा वाले कैलाश गहलोत के ऊपर एलिगेशन लगाते थे ना कि बसों में घोटाला हो गया। एलिगेशंस तो आपने भी लगाई उनके पार्टी के लोगों पे। पैनिक बटन है जो उसमें घोटाला हो गया, यही विजेंद्र गुप्ता है जो हाउस में चिल्लाता था कि बसों में घोटाला हो गया, पैनिक बटन में घोटाला हो गया, लिफ्ट में घोटाला हो गया। अब वो घोटाले खत्म हो गए ना। तो एलिगेशंस तो आपने भी लगाई उनके पार्टी के लोगों को, टिकट भी दे रहे हैं आप लोग। किसको? अगर हम बात करें जो पहली लिस्ट ही जारी हुई थी सर, 31 नेताओं की लिस्ट जारी हुई और उसमें से 6 लोगों को जो टिकट मिली वो पुराने कांग्रेस और भाजपा के नेता थे। अगर मैं अभी भी बात कर दूं तो अरविंद कुमार भाजपा से आम आदमी पार्टी में गए, उनको वहाँ से टिकट मिली नहीं है। बातें अभी भी प्रकाश जारवाल की चल रही हैं, और भी नाना प्रकार के नेता हैं जिनको दूसरी पार्टी से आके आप लोग टिकट दे रहे हैं। देखिए, हमने जिसको टिकट दिया है उसकी समाज सेवा को, उसके कार्यों को देख कर दिया है। उनके ऊपर कोई एलिगेशन है पर्सनली तो मुझे बताएं आप। अच्छा, लक्ष्मीनगर से त्यागी जी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं अब। उनकी भी बात चल रही है कि वर्मा जी को टिकट मिलेगी या त्यागी जी को टिकट मिलेगी, आपकी पार्टी छोड़ के वो वहाँ से चले गए। ये फैसला तो बीजेपी करेगी ना, ये फैसला मैं नहीं करूँगा ना, हमारी पार्टी करेगी। एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता है कि सच में दिल्ली में है पिछले 12 सालों में? नहीं, थोड़ी बहुत होती है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये कितनी कोशिश कर नहीं पाएंगे उससे, क्योंकि 10 साल की जो योजना है दिल्ली की जनता के लिए, जो मूलभूत सुविधाओं पे काम किया है, बिल्कुल जमीनी स्तर पे जाकर जो काम किया है, वो एंटी कंपेंसेशन काम नहीं करेगी नीति। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं पे काम हुआ, मोहल्ला क्लिनिक्स चले, स्कूलों की केजरीवाल बताते हैं कि हमारे स्कूल जो है दिल्ली के स्कूल लंदन के स्कूलों की तरह हैं, बड़े बड़े स्कूल बनवाए हैं। और लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि केवल बिल्डिंग बनवा के धर दिया साहब, टीचर्स तो आते ही नहीं है पढ़ाने के लिए। मैं कह रहा हूँ बड़ी गंदी राजनीति है ये। कैमरे लगे हुए हैं हर जगह क्लासों में, आप कभी भी जाके चेक कर सकते हो टीचर्स आता है कि नहीं आता। और जो मैंने कहा ना जमीनी स्तर पे जाके पार्टी ने काम किया है, आपके सामने इधर कैमरा घुमाना भी, ये शौचालय बनाया हुआ है। मैं चाहूँगा एक बार कैमरा बना हमारा दिखा दें वहाँ पे पैन करके। 2015 में ये शौचालय मैंने बनवाया था जी, पहले जीतते ही सबसे पहले मैंने ये बनवाया था। उससे पहले यहाँ जर्जर हालत में शौचालय था और प्रत्येक व्यक्ति से 2 रुपये एक बार जाने के लिया जाता था। आज कितना शानदार बना हुआ है और फ्री में है। ये जमीनी स्तर पे गए हैं तभी तो काम हुआ है। मैंने आपको सुना था कि जब व्यक्ति पहली बार घर में सो के उठता था तो शौच करने के लिए 2 रुपये खोजता था, कहाँ मिल जाएंगे? बिल्कुल है, खुले घूमता था। अगर एक घर में 5 व्यक्ति हैं तो 2-2 के सिक्के रखते थे रात को सोते दफे, 5 सिक्के रख के तब सुबह फ्रेश होने जाते थे। तो ये जमीनी स्तर पे गए हैं ना कि लोगों को कहाँ परेशानी होती है। और जो आपने कहा भी 5 फ्री की रेवड़ियाँ, जब बिजली फ्री की घोषणा अरविंद जी ने की तो बीजेपी वाले बोलते थे अब पता चलेगा जी कहाँ से पैसा आएगा। बिजली 200 यूनिट फ्री कर दी, 400 यूनिट हाफ कर दी। इसी तरह महिलाओं के लिए जब बस फ्री की घोषणा की तब फिर चिल्लाए बीजेपी वाले, खुश हुए कि फ्री करेगा तब पता चलेगा कहाँ से पैसा लाएगा। बस फ्री की। जब मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट आया उस समय कह रहे थे अब देखो पता चलेगा मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, दवाई कहाँ से आएंगी फ्री। वो किए ना, तो केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, इस मोहल्ला क्लिनिक की बात पे मैं आता हूँ। कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स हमने देखे, कुछ महिला मोहल्ला क्लिनिक्स भी आप लोगों ने खुलवाए हैं, कुछ काफ़ी अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। जब सत्येंद्र जैन आपके स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि सिस्टमेटिक तरीके में काम करते हैं। उसके बाद कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स जो है अनफंक्शनल हो गए, बंद हो गए। जिस इलाके से मैं आता हूँ, जो मेरे घर का मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी फंक्शनल नहीं है। अगर मैं चिराग दिल्ली चला जाऊँ तो सौरभ भारद्वाज के इलाके का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो A1 चल रहा है सर, और
उनका ये आरोप रहता है कि इनके घर का मोहल्ला क्लिनिक है तो ये वन चलेगा, बाकी ये सारे बंद करवा देंगे। और उनका आरोप रहता है कि सत्येंद्र जैन ने कुछ ठीक ठीक काम किया मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था में, सौरभ भारद्वाज ने आके सब बेकार कर दिया। देखिए, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डॉक्टरों की भर्ती हुई, स्टाफ की भर्ती हुई, उन कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट इसलिए रोक दी एलजी महोदय ने आदेश करके कि नहीं, यहाँ फर्जीवाड़ा है। एलजी महोदय गई किसी मोहल्ला क्लिनिक में, गए आज तक? वहाँ बाकायदा ऑनलाइन सिस्टम है, कैसे फर्जीवाड़ा कर लोगे आप? पीछे आपने कोई पता नहीं है शायद, लोकसभा चुनाव में 4-4 महीने तक डॉक्टरों की और स्टाफ की सैलरी नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? इस वजह से कुछ डॉक्टर रिजाइन करके चले गए थे, जो कुछ नहीं कहूँगा, चंद मोहल्ला क्लिनिक ऐसी हो सकती है जहाँ व्यवस्था ना हो। मेरे यहाँ मेरी एक छोटी सी विधानसभा है, 8 मोहल्ला क्लिनिक है, हर 1.5 किलोमीटर पर आपको मोहल्ला क्लिनिक मिलेगी। आप सुबह 9 बजे से 2 बजे तक कभी भी आप विजिट करिए, आपको डॉक्टर मिलेगा, स्टाफ मिलेगा, दवा मिलेगी। बिल्कुल। मूलभूत सुविधाएं दिल्ली वाले के लिए या किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं कि बाहर के बड़े नेता, ग्लोबल लीडर्स भी तारीफ़ करते हैं आपके शिक्षा मॉडल की या स्वास्थ्य मॉडल की, और विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप लगाता रहता है। ये तो राजनीति का हिस्सा है सर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, स्कूलों की हमने बात कर ली, अस्पतालों की हमने बात कर ली, एलजी साहब की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एलजी साहब जब आतिशी मुख्यमंत्री बन जाती है तो बोल देते हैं कि वो तो केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर थी। देखिए, एलजी साहब अपनी गरिमा को एक तरफ रख चुके हैं। अब एलजी महोदय की गरिमा होती है सरकार के मिलके चलने की, वो गरिमा उन्होंने खत्म कर दी। आज के टाइम में पूरा बीजेपी के लिए पूरा पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं, शोभा नहीं था, उनके लिए अच्छा नहीं है वो। ठीक है सर, आगे हम बढ़ते हैं। तो 24 के लोकसभा में क्या कमी रह गई? लोगों की मन की बात इच्छा है, और बार बार मतदान है, ये मतदान है। बार बार हमने ये पैटर्न देखा है दिल्ली में कि विधानसभा में 62-60 सीटें लगातार झाड़ू जल जाती है और लोकसभा में कमल खिल जाता है। तो दिल्ली के वोटर का मन दोहरा है या आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं? कहाँ समस्या आ रही है लोकसभा में? नहीं, 2029 में जीतेंगे, 7 की 7 जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे 2029 में। आप फिर से खड़े होंगे दक्षिण दिल्ली से? बिल्कुल खड़े होंगे, रामवीर जी के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, कोई भी आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अच्छा, 10 सालों में आपने काम किया, तो कल का बाद विधानसभा में जितना भी किया है। अगला सवाल मेरा फ्यूचर को लेकर रहेगा सर। अगर आप फिर से विधायक बन जाते हैं तो अभी इतनी समस्याएं हैं, कई बार हम जगह पे देखते हैं तो कूड़े करकट की समस्या, प्रदूषण की समस्या काफ़ी दिल्ली में बड़े स्तर पर है, बुजुर्गों को और बच्चों को काफ़ी समस्या होती है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसी अस्थमा की बीमारियां होने लगी हैं, तो हम सब चिंतामयी होते हैं इन चीज़ों को लेके। अगर हम आगे बढ़ें तो पहले आप लोगों का ये बहाना रहता था, आप लोग बार बार कह देते कि पराली जलती है तो हमारी सरकार नहीं है पंजाब में, अब तो पंजाब भी आपका है सर, फिर क्यों इतनी समस्या आ रही है? ये देखिए, कुछ समस्याएं बाहर से आती है, कुछ हमारे अपने यहाँ भी है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी जैसे आपने कहा कूड़ा, कैसे कूड़े में आग लग जाती है, साइड जो बड़ी बड़ी हमारी साइड है उन पर आग लग जाती है, कूड़े के ढेर भी आप बता रहे हो। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि पिछले 2.5 साल हो गए निगम में बने हुए, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव क्यों नहीं कराते ये लोग? मेयर की, कमिश्नर की एक लिमिट है कि उतने अमाउंट के टेंडर को मेयर या कमिश्नर खोल सकता है, खुलवा सकता है, कर सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो उसको स्टैंडिंग कमेटी ही पास कर सकती है, तो क्यों नहीं होने दे रहे? ये लोग जान के चाहते हैं कि दिल्ली की लोगों की समस्या का समाधान ना हो। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैनशिप का चुनाव करा दे, 1 हफ्ते में देखो फिर टेंडर होता है, फिर देखो सफाई कैसी होगी। जी, पंजाब वाली बात तो कुछ कहना चाहेंगे आप? कौन सी? पंजाब में जो पराली की समस्या है, वहाँ से लगातार हवा जो आती है दिल्ली की तरफ। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक है, लेकिन वहां से बहुत कमी हुई है। सर, पोल्यूशन रेट तो फिर भी लगातार बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये खाली आपकी मीडिया में नहीं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, आप क्लियर कीजिए चीज़ों। मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। ये खाली आपकी मीडिया में। अभी आप मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी में बैठ के, यहाँ का 400 दिखाएंगे इंडेक्स, फरीदाबाद का 250, जबकि यहाँ से 4 गुना ज्यादा फरीदाबाद में पॉल्यूशन है। अभी यहाँ से मेरे साथ चलो गाजियाबाद, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा।
इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन बोर्ड निकालता है, मीडिया थोड़ी निकालती है सर। ये सब मिली भगत है। मैं बता रहा हूँ ना, आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हाँ, अभी आप गुड़गांव चले जाओ, हाँ। देखो क्या हाल है। आप साथ से भी ले जाओ वहाँ, लेकिन वहाँ का पोल्यूशन कम दिखाएंगे या दिल्ली का ज़्यादा दिखाएंगे। पोल्यूशन बोर्ड को भी सरकार ने खरीद लिया है। किसकी है अच्छा, ईवीएम के मुद्दे पे, पोल्यूशन बोर्ड? किसका ईवीएम है? के मुद्दे पे आप लोग बार बार चीजें कहते हैं। अगला सवाल मेरा ईवीएम पे है। ईवीएम पे वो कहते हैं वीवीपैट आप लोग गिनवा लो अगर आपको इतना डाउट है तो, और वो ये लोग कहते हैं जब आप जीत जाते हैं विधानसभा में तब आप लोग ईवीएम की बुराई नहीं करते, लोकसभा हारने के बाद आप लोग ईवीएम की बुराई करते हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव हारे तब भी कह रहे हैं, जीते थे तब भी कह रहे थे इस बात को, ईवीएम में गड़बड़ है। तो 62 सीटें सर। अब ये महाराष्ट्र में क्यों मान लिया कोर्ट ने? हाँ, कोर्ट ने महाराष्ट्र में माना है ना, हाँ। बुला रखा है ना चुनाव आयोग को, तो भागते फिर रहे हैं अब। उनका अगला कहना ये है ना कि वीवीपैट गिनवा लो आप लोग। भाई क्यों गिनवा ले वीवीपैट? आप पूरी बैलेट पेपर से कराओ ना। हाँ, जिस कंट्री से ये ईवीएम शुरू हुए, जिन जिन कंट्रियों में, आज वहां है क्या ये? उन्होंने ये मान के बंद कर दिया हाँ गड़बड़ है इनमें, फिर यहाँ क्यों? अच्छा, वो लोग कहते हैं कि उन कंट्रीज की जनसंख्या इतनी नहीं है, और वो लोग ये भी कहते हैं कि पहले बैलेट से चुनाव होते थे। हाँ। पुराने समय पे हाँ। बैलेट हाईजैक कर लिए जाते थे। अभी ईवीएम हाईजैक नहीं हो रही। तो ये बात कितनी- अभी कोर्ट में प्रूव नहीं हुई ना सर? यूपी में, बिहार में कितनी जगह गाड़ी भरी पकड़ी गई है, खेतों में पड़ी हुई मिली है, अब हाईजैक नहीं हो रही। अब इसको रोक दिया, अब हाईजैक होंगे ही नहीं ईवीएम और पोल्यूशन बोर्ड सब लोग सरकार से मिले हुए हैं यार। 100%। अभी आपके पिछले चुनाव में आप बिहार में देखो, खेतों में पड़ी हुई मिली है ईवीएम, तो हाईजैक नहीं हुई। खेतों में कैसे पहुंच गई ईवीएम? नेताओं की गाड़ी में ईवीएम कैसे पकड़ी गई बिहार में? वो कहाँ चली गई? हाईजैक तो बैलेट पेपर होते तो ईवीएम भी हो रही है। अच्छा, तो इसके बाद थोड़ी फ्यूचर की और बात कर लेते हैं सर। अगर आप फिर से विधायक चुने जाते हैं यहाँ से, तो पहले 3 काम क्या करने वाले हैं विधानसभा के लिए जो आप पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। या जो आपने किया उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? कोई ऐसे 3 हाँ बिल्कुल। और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट तुगलकाबाद को लेके क्या होगा कि ये स्टैंड आउट करे पूरी दिल्ली में, पूरे देश में, ये विधानसभा? मेरे यहाँ थोड़ी अभी पानी की कमी है। पानी की समस्या। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। सबसे पहला काम मेरा पानी का होगा, हर घर में नल से पानी। दूसरा, एजुकेशन और हेल्थ में थोड़ा और सुधार। चौथा, सफाई व्यवस्था। 4 काम पर मेरा फोकस रहेगा। आपने एजुकेशन गिनाया, ईवीएम गिनाया और सफाई व्यवस्था गिनाई। बहुत बहुत धन्यवाद सहीराम साहब हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इलेक्शन में। तो ये थे सहीराम पहलवान जी, यहाँ से लगातार 10 साल से विधायक है। भाजपा की गाड़ी यहाँ पर बहुत समय से रुकी हुई है। यहाँ पर क्या, दक्षिणी दिल्ली के पूरे इलाके में बहुत समय से रुकी हुई है। ठंड का मौसम है, देखते हैं भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा पाती है नहीं उठा पाती, कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, या फिर से झाड़ू से दिल्ली की सफाई हो जाएगी। हाथ तो बहुत पीछे नजर आ रहा है इस समय पे। कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप देख रहे थे द लोक धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।